नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हम लोग पॉलिटी का लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रखे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने ऐतिहासिक बैकग्राउंड देख लिया, ठीक है। भारत का संविधान कैसे बना इसको देख लिया, उसकी क्या विशेषताएं थी उसे देख लिया, ठीक है ना। प्रस्तावना से संबंधित सारी बातों को हमने देख लिया। बहुत सिंपल वे में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो को आप देखिए अगर आप नहीं देखे तो। और हमारा वीडियो कंटिन्यू था भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें हमने भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 तक देख लिया। हर एक तथ्यों को समझ लिया, भारत किस तरीके से विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है। उसके बाद अनुच्छेद 4 में के तहत किस तरीके से इसे संविधान संशोधन नहीं रखा जाता है, किसी राज्य के निर्माण गठन में संसद की क्या शक्ति है, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, तो आप काइंडली जाइए और उसे देखिए, समझिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हमारा इसी का अगला टॉपिक होगा कि स्वतंत्रता के समय, ठीक है ना, भारत की स्थिति क्या थी और उस समय कितने रियासत थे, किस तरीके से सारे रियासत को मिलाया गया, उसके बाद किस किस ग्रुप में राज्य को, प्रांत को बांटा गया, फिर वर्तमान में क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चलिए आइए बिना देर किए हुए कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो आप देखिए, अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत करते हैं तो थोड़ा अगर आप कमेंट करेंगे तो आप बताइए कि अगर कोई किसी तरीके की कमी आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ ये ज़रूरत है, ये सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए की जाती है, ठीक है। तो आप हमें इसके बारे में बताएं, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, ठीक है, उस समय स्थिति क्या थी। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था उस समय स्थिति क्या थी कि भारत में 552 रियासत थे। दो तरीके का स्थिति था, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, और एक देसी रियासत थे। ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब जहाँ पर ब्रिटेन का, इंग्लिश का डायरेक्ट शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, और जहाँ पर राजा महाराजा लोग करते थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर या इस तरीके की चीज़ें, जम्मू कश्मीर, उसके बाद फिर जूनागढ़ या इस तरीके का जो भी चीज़ें थी, वो सारा का सारा जो था वो देसी रियासत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उस समय टोटल 11 देसी प्रांत था। कितने प्रांत थे? 11, जिसमें से 9 प्रांत भारत को दे दिए गए। बोले गए कि ठीक है 9 प्रांत आप रखिए, ठीक है, और बाकी 552 प्रांत थे। अब देखिए बात यह है कि 1947 का जो अधिनियम आया, हम पहले भी इसको देख चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल करवा देते हैं। 1947 का अधिनियम आया, उसमें बोला गया ये 552 रियासत को कि ठीक है आप चाहें तो भारत में मिल जाइए या आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाइए, और आप अगर दोनों में से किसी से मिलना नहीं चाहते तो आप स्वतंत्र रह लीजिए, आपके पास सारा ऑप्शन है। अब आप समझिए एक चीज़ को, आप समझिए जो हमारा आज के डेट में भारत का इतना सुंदर और इतना प्यारा नक्शा है, ये भारतीय का, ये इस तरीका, ये जो भी पूरा नक्शा है इस तरह का, अगर ये 552 भाग टूट जाता, सारे लोग स्वतंत्र होते, सारे रियासत स्वतंत्र होता ऐसे ऐसे, तो क्या हालत होती भारत की, भारत का एकता अखंडता क्या होता, ठीक है ना। तो इसलिए एक अलग से समिति का गठन किया गया था जिसे प्रांतीय समिति कहते थे, और इस प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है कि एकता दिवस भी उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, क्योंकि वो पूरे जो देसी रियासत थे उसका एकीकरण करके ये भारत का जो वर्तमान स्वरूप है उसे प्रदान किए, और ये जो वर्तमान स्वरूप है इसका देन और सिर्फ जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। आज जिस भारत की हम बात करते हैं और जो हमारा ये नक्शा है वो सारा का सारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए एक्चुअली क्या था कि 552 टोटल रियासत थे उस समय। उस 552 रियासत में 3 रियासत को छोड़ करके, कितने को? 3 को छोड़ करके बाकी जो 549 रियासत थे वो भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। बोले ठीक है, सही है, भारत एक अच्छा देश मिल जाएगा, और उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी देखेंगे हम लोग, प्रीवी पर से सब बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए थे वहाँ के राजाओं को, ठीक है ना। तो ये सब उनके हिसाब से कुछ हमारी बातें मानी गई, कुछ इनकी बातें मानी गई, इस तरीके से 549 जो है वो आसानी से सम्मिलित हो गए। लेकिन 3 जो है वो अड़ंगा पैदा कर दिया। वो क्या किया? कौन कौन? एक हैदराबाद, एक जम्मू कश्मीर और एक जूनागढ़। कौन कौन? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। हैदराबाद तो यहाँ तक किया कि ये पुलिस कार्रवाई, भारत के अगेंस्ट में पुलिस कार्रवाई कर दिया, और ये संविधान सभा में शामिल भी नहीं हुआ था। आप अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा ऐसा रियासत था जो संविधान सभा में भी शामिल नहीं हुआ था। तो ये हैदराबाद कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था संविधान सभा में,
तो ये इसकी जो स्थिति हुई ना, ये मिलना ही नहीं चाहता, बोला नहीं भैया हम स्वतंत्र रहेंगे। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई बोले कि अच्छा तुम हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई करते हो, मिलिट्री एक्शन करते हो, रुको बताते हैं तुमको। और वो यहाँ पर फिर पुलिस कार्रवाई किए, इसका नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया। क्या दिया गया? ऑपरेशन पोलो दिया गया। मिलिट्री कार्रवाई की गई और उसमें फिर जो यहाँ का शासक था उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और हैदराबाद मिला लिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद रियासत को किस प्रक्रिया द्वारा भारत में मिलाया गया? तो किस प्रक्रिया द्वारा? पुलिस कार्रवाई। उस कार्रवाई का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हिंदू राजा थे, राजा हरि सिंह, ठीक है ना, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये चाहते थे कि ना भारत के साथ मिले ना पाकिस्तान के साथ मिले, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई कि जो कश्मीर समर्थित सेना थी वो पाकिस्तान सैनिक के सहयोग से कश्मीर पर हमला कर दिया। ठीक है, अब आनन फानन में बेचारे हरि सिंह के पास में कोई ऑप्शन नहीं था और वो मजबूरी में भारत के साथ विलय, क्योंकि भारत के जो लॉर्ड माउंटबेटन था जो उस समय गवर्नर जनरल थे और जवाहरलाल नेहरू थे। कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, कश्मीर का मुद्दा हमारे वल्लभ भाई पटेल नहीं देख रहे थे। अगर वल्लभ भाई पटेल देख रहे होते तो कश्मीर में 370 वाला इतना झंझट नहीं होता, जो आज 370 हटा दिया गया, ये सारा झंझट उसी समय खत्म कर दिया गया होता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, ठीक है ना, इस कारण उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के जम्मू कश्मीर को अपने अंदर कर दिया। सिर्फ 3 चीज़ भारत के अधिकार में था, बाकी सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के पास में स्वतंत्र था। वो 3 चीज़ कौन कौन था? एक तो रक्षा विभाग कि जम्मू कश्मीर के रक्षा संबंधी वो भारत के पास होगा। दूसरा संचार से संबंधित, ठीक है ना, दूसरी जो सिस्टम थी वो संचार से संबंधित थी। तो इस तरीके से कश्मीर के कुछ बातों को अपने अंदर रख करके भारत के पास समाहित करके और बाकी आज़ादी जम्मू कश्मीर में, आप जानते थे पहले 2 संविधान होता था, राष्ट्रीय झंडा अलग होता था, बहुत सारे भारत का कानून वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब 370 हटा दिया गया तो सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया जम्मू कश्मीर की कहानी विलय पत्र द्वारा। जूनागढ़, जूनागढ़ में क्या किया गया कि जो शासक वहाँ के थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन जो वहाँ की जनता थी वो चाहती थी कि भारत में रहें। इस कारण शासक चले गए पाकिस्तान और जनता में जनमत संग्रह करवाया गया। ये कैसे हुआ? जनमत संग्रह करवाया गया और यहाँ पर जनता बोली कि भैया हम भारत में रहेंगे और फाइनली ये भारत में मिल गए। तो प्रांतों को मिलाया गया। तो उस समय राज्य नहीं थे, ऐसा नहीं कि आज के जैसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस तरह की बातें थी, ऐसी कुछ बातें नहीं थी। उस समय क्या था? तो उसमें 4 समूह में पूरे प्रांत को या पूरे राज्य को 4 समूह में बांटा गया। एक भाग क, के नहीं क, भाग ख, भाग ग, भाग घ। कितने समूह में बांटा गया? 4 समूह में बांटा गया। भाग क, भाग ग, ख, ग और घ। ठीक है ना, ये 49 के समय है, 1949 के समय प्रांतों का वर्गीकरण। देखिए संविधान लागू होने के पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि भाग क में कौन थे? तो भाग क में जनरली बड़े बड़े राज्य थे और वैसे राज्य थे जो ब्रिटिश के प्रत्यक्ष शासन के अधीन थे। जहाँ पर ब्रिटिश का गवर्नर जनरल का प्रत्यक्ष शासन था वो भाग क के अंतर्गत था। अब वो कौन कौन राज्य था? कुछ उदाहरण देख लेते हैं। असम था, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसको मध्य भारत कहते थे पहले, मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल और संयुक्त प्रांत। ऐसे तो बंगाल पूरा था लेकिन पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था और इस संयुक्त प्रांत को हम लोग यूपी कहते हैं। आज के डेट में जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है वो संयुक्त प्रांत है। तो ये इन सारी जगहों पर ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था। ठीक है ना, क्या था? डायरेक्ट शासन था। 9 प्रांत हम बताए थे ना, 9 प्रांत भारत के हवाले किया गया था। तो एक असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत। तो इस तरीके से ये भाग का याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि भाग का के अंतर्गत कौन से प्रांत को शामिल किया गया था। तो वैसे प्रांत शामिल थे जो ब्रिटिश के प्रत्यक्ष शासन में थे। अब आइए भाग ख में देखते हैं। तो भाग ख में बड़े बड़े देशी रियासत, जो बड़े बड़े देशी रियासत थे, 2 तरीके का देशी रियासत था। एक तो बहुत बड़ा था, ठीक है ना, जिसका एरिया बड़ा था, जनसंख्या बड़ा था, और एक छोटा था। तो बड़े रियासत जो थे वो भाग ख के अंतर्गत शामिल किए गए, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, राजस्थान, पूर्वी पंजाब, त्रावणकोर, कोचीन, ये सब जो थे। या ध्यान रखिएगा, बस हल्का हल्का ध्यान रखिएगा कि भाग ख में बड़े रियासत थे, ठीक है ना। भाग क में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष वाले थे और भाग ग में जो थे वो छोटे रियासत थे। कौन थे? छोटे रियासत, छोटे छोटे रियासत। और मुख्य आयुक्त जहाँ चीफ कमिश्नरी का शासन था वो सारे थे। तो ये कौन कौन थे? अजमेर हो गया, कूच बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इस तरीके के छोटे छोटे रियासत और चीफ कमिश्नरी वाले जो राज्य थे
जो प्रांत थे वो भाग ग में आए। और भाग घ में कौन आए? तो विदेशों से अर्जित जो राज्य होने वाले थे, और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इसमें क्यों रखा गया? तो ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अलग भी था। तो सामरिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व के कारण भाग घ के अंतर्गत इसको अलग से रखा गया। और इसके अंतर्गत और भी राज्य कौन, जो विदेश से कहीं, जैसे सिक्किम, बाद में सिक्किम में चोग्याल वंश का डायनेस्टी का शासन था, तो सिक्किम को बाद में मिलाया गया। तो इस तरीके से भाग घ के अंतर्गत इसलिए बनाया गया। एक तो हो गया कि ब्रिटिश प्रांत के जितने भी राज्य थे वो भाग क में, भाग ख में बड़े बड़े रियासत जो थे, भाग ग में छोटे रियासत जो थे, और भाग घ एक बनाया गया कि कल के डेट में अगर कोई विदेशी राज्य हम में आना चाहेगा तो वो कहाँ रखेंगे, तो वो भाग घ में रखा गया। समझ गए? आई होप आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अब बात ये थी कि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ ना, तो उस समय वहाँ पर मांग चल रही थी कि भाई हमारे को आप भाषा के आधार पर अलग करो, माने भाषाई आधार पर अलग राज्य की, अलग अलग राज्य की मांग की जा रही थी। ठीक है, भाषाई आधार पे। अब ये देखिए यहाँ पे पंगा था कि भारत एक तो तुरंत आज़ाद हुआ था, और भाषाई आधार पे अगर हम राज्य को अलग कर दें तो कहीं इसका एकता अखंडता खतरे में न पड़ जाए, झंझट ये थे। ठीक है ना, और इस झंझट के कारण बहुत दिक्कत हुआ, आप आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो इसी कारण वहाँ पर भाषाई आधार पर जो विभाजन है वो करने में काफ़ी लेट हुआ। और हम लोग देखेंगे कि ये मांग शुरू में 1948 से ही चल रही है, आज़ादी के जस्ट बाद से ही चल रही थी, लेकिन इसको लागू करने में काफ़ी लेट हो गया, और 8 साल के बाद 1956 में लागू किया गया इसको। और वो भी पूर्ण रूप से नहीं लागू किया गया, ये हम देखते हैं कैसे लागू किया गया, क्या किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों की मांग थी कि भाई भाषाई आधार पर हमारा गठन किया जाए। मराठी कहते थे कि महाराष्ट्र अलगे बनाओ, गुजराती कहते थे गुजरात बनाओ। पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक था, बम्बई प्रांत उसको कहते थे। जो आज के डेट में महाराष्ट्र, जो मुंबई है, वो मुंबई नहीं बम्बई प्रांत कहा जाता था, और उसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल था। तो गुजराती बोलते थे कि भाई हमको आप अलग, गुजराती वाले बोलते थे कि गुजरात एक अलग बनाओ, उसमें भी बहुत सारा वर्गीकरण था। मराठी वाले बोलते थे कि महाराष्ट्र अलग बनाओ, उसी तरीके से तमिल वाले बोलते थे कि आंध्र प्रदेश अलग बनाओ। तो बहुत सारे भाषाई आधार पे मांग आने लगी। तो इस चक्कर में जो सरकार थे, भारत सरकार था, वो बोला कि भाई थोड़ा देखते, कमेटी गठित किया उन्होंने, एसके धर कमेटी। उन्होंने प्रांतीय भाषा समिति एक गठन किया, किसके अध्यक्षता में? तो वो एसके धर के अध्यक्षता में किया। कब किया? तो जून 1948 में, जून 1948 में इसका गठन किया गया, और 6 महीना में रिपोर्ट सौंपे। और ये इन्होंने बोला कि देखिए अभी तुरंत भारत आज़ाद हुआ है, और अभी बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचिए कि भाषा के आधार पर आप राज्य का वर्गीकरण करेंगे या राज्य का गठन करेंगे। और उन्होंने भाषा के आधार को खारिज कर दिया गया। हाँ, ये बोले कि अगर आपको लगता है कि अगर मान लिया कि बम्बई है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आप इसको 2 भाग में बांट दीजिए, लेकिन वो जो आधार होना चाहिए वो प्रशासनिक आधार होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा। तो इसके देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि एसके धर जो कमेटी थी वो किससे आधारित था? पहला राज्य भाषा से, दूसरा राज्य वर्गीकरण से, तीसरा राज्य केंद्र संबंध से, चौथा पंचायती राज विभाग से। तो ये एसके धर कमेटी जो था वो किस चीज़ से संबंधित था? तो राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है ना, और किस आधार पे? तो भाषा के आधार पे। इनका क्या आया सलाह, इन्होंने क्या प्रोविजन किया? ये मना कर दिया कि भाई भाषाई आधार पे जो व्यवस्था है उसको लागू न किया जाए, हाँ प्रशासनिक आधार पे आप चाहें तो लागू कर सकते हैं। तो ये था इसके धर। अब ये जो आया, तो भाई इसके स्टडी को, इसी के केस को स्टडी करने के लिए, या किस तरीके से ये सही था या नहीं था, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू स्वयं, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया, इसको JVP कमेटी भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया कमेटी भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कमेटी आई कब? तो ये दिसंबर में रिपोर्ट दिया, दिसंबर में इसको गठन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये एसके धर के कमेटी को ही ध्यान रखने के लिए इसका कमेटी का गठन किया गया था। और ये अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट दिया। इसमें इन्होंने भी माना, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया, पटावी सीतारामैया की जो कमेटी थी, इन्होंने भी माना कि देखिए अभी सही नहीं है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। अगर भाषा के आधार पर हम कर दें तो दंगा फसाद होने का चांस है, और अभी हम तुरंत आज़ाद हुए हैं, हम इस स्थिति में नहीं है कि इस अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं। तो इन्होंने भी खारिज कर दिया भाषाई आधार पर, इसके धर भी खारिज कर दिए, JVP कमेटी भी खारिज कर दिया। ठीक है, उसके बाद
एक और कमेटी गठित की गई है, फजल अली कमेटी। क्या गठित कर गई? फजल अली कमेटी, दिसंबर 1953 में, ठीक है। और ये रिपोर्ट दिया 1955 में। इन्होंने रिपोर्ट क्या दिया? ये बोले ठीक है, अगर आप इतना मतलब लोगों का इतना डिमांड है तो आप भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक शर्त दिया, बोला कि एक भाषा के लिए एक राज्य ये नहीं होना चाहिए। एक भाषा के लिए एक राज्य ये नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सारे कुछ भाषा को मिला करके आप एक राज्य बना दीजिए। ऐसा नहीं कि अब तेलुगु बोल रहा है तो सिर्फ तेलुगु वाले अलग राज्य, मराठी वाले अलग राज्य, मगही वाले अलग राज्य, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप भाषाई आधार पे बना सकते हैं। तो हम देख लिए 3 कमेटी मुख्यतः देखे। पहला एसके-धर कमेटी, भाषाई आधार पे कटकुट कर दिया, बोला कि नहीं, प्रशासनिक अधिकार को सही माना। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीतारामैया, जेबीपी कमेटी, इसका गठन 48 में हुआ, 49 में रिपोर्ट दिया। इन्होंने बोला कि भाई अभी कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए, कुछ सालों के लिए। फजल अली आयोग आया, ये बोला कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं के संतुति के आधार पर 7वां संविधान आयोग हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1956, और उसी समय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, ठीक है ना। और उसके आधार पर पूरे भारत में 14 राज्य और जो अलग अलग हम लोग देख रहे थे भाग क, ख, ग और घ, ये पूरे इस वर्गीकरण को ला करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में पूरे भारत को बांट दिया गया। इससे पहले चलिए ये चीज़ों को हम समझ गए। तो ये हमारा 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग है, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को क्या किया गया? बनाया गया, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये 14 राज्य में राज्य की श्रेणी में किसको रखा गया? संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में किसको रखा गया? तो भाग क और ख याद है ना। भाग क कौन है? जो ब्रिटिश के अंतर्गत डायरेक्ट प्रोविंस थे, जहाँ पर डायरेक्ट शासन चल रहा था, वो भाग क। और भाग ख के अंतर्गत जो बड़े बड़े रियासत थे, हैदराबाद, ये सब जितने भी, उन सबको मिला करके राज्य बनाया गया, 14 राज्य। उन सबको क्या मिला गया? जो बड़े रियासत थे और जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आते थे, उनको मिला करके राज्य बनाया गया। और जो भाग ग में थे और जो प्रांत भाग घ में थे, इन दोनों को मिला करके संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। बाद में इनको कुछ को राज्य की दर्जा दे दी गई, ठीक है ना, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा राज्य और संघ क्षेत्र बना। राज्य में कौन था? भाग क और ख के मिलाकर को, और संघ क्षेत्र में कौन था? छोटे वाले भाग ग और घ को मिला करके। ये चीज़ें हम लोग समझ गए। चलिए अब आइए आगे देखते हैं कुछ। इससे पहले एक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भाषाई जो हम लोग देखे, फजल अली आयोग जो देखे, अभी अली आयोग जो हम लोग देखा यहाँ पे, ये जो फजल अली आयोग था जिसका गठन 1953 में किया गया, तो ये बहुत आनन फानन में गठन किया गया था। उसका कारण क्या था कि 1953 में श्री राम उल्लू, राम उल्लू नहीं है, सॉरी, उल्लू नहीं है, ये तो कांग्रेस के नेता थे भाई, उल्लू कैसे? इन्हीं के आधार पे तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, इनको उल्लू नहीं, ये सॉरी, ये रामुल्लू नाम था, रामुल्लू, ठीक है ना। तो ये रामुल्लू जो थे 1953 में भूख हड़ताल शुरू कर दिए, ठीक है। और इनकी भूख हड़ताल की 50 या 53 दिन के बाद, देख लीजिएगा, 50 या 53 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मौत हो गई। अब चूंकि कांग्रेस के कदावर नेता थे तो कहीं ज़्यादा दंगा फसाद न फैल जाए, इसके कारण वहाँ पर तत्काल आनन फानन में आंध्र प्रदेश का भी गठन कर दिया गया। प्रथम भाषाई आधार पर राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ये पुनर्गठन आयोग 1956 के पहले ही गठन कर दिया गया था, 1953 में ही। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर भाषा पुनर्गठन जो था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके पहले ही कर दिया गया था 1953 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आइए आगे देखते हैं कि 1956 के बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसके बाद कौन कौन से अलग अलग राज्य बने, किस तरीके से बने। तो अभी तक हम लोग देखते हैं, अभी तक लास्ट जो राज्य हमारा बना है 2014 में तेलंगाना बना है, इससे पहले 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बना था। तो आइए हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कैसे बना है। तो सबसे पहले जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में अपना रिपोर्ट दिया, आंध्र प्रदेश तो 1953 में ही बन गया। पहला भाषाई आधार पे अगर कोई राज्य बना तो वो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है। तो सबसे पहला 1960 में बम्बई से टूट करके महाराष्ट्र और गुजरात बना।
इसको आप देखिए, ये ऐसे याद नहीं होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ेगा। अभी जो 1960 है, तो 60 में बम्बई से टूट करके क्या बना, महाराष्ट्र और गुजरात। आप इसको लिंक कर सकते हैं, आपको याद होगा 1861 ईस्वी में बम्बई दहेज के रूप में पुर्तगाल द्वारा किसको दिया गया था, तो ब्रिटिश के राजकुमार को दिया गया था। याद है, राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था चार्ल्स से, राजकुमार चार्ल्स से, तो उनको बम्बई दे दिया गया था किसके, 1861 में दहेज के रूप में। तो उसी के मान के चलिए कि 99 साल बाद, आप उससे लिंक, ये बस लिंक करने के लिए आपको बता रहे हैं, उसी के 99 साल बाद 1960 में उस बम्बई को तोड़ दिया गया और महाराष्ट्र मराठियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए बना दिया गया। ठीक है, पहला चीज़ सबसे पहले। उसके बाद 1961 में दादर नगर हवेली को दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। 1962 में गोवा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दमनदीप बनाया गया, पौंडीचेरी बनाया गया। ये 14 AM का मतलब ये जो है अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन। चूँकि क्या था कि गोवा पुर्तगाली, गोवा दमनदीप पौंडीचेरी जो थे ये विदेशी राज्य थे, पुर्तगाल के पास में था, फ्रांसीसी के पास था, तो ये सारा उनसे ले लिया गया। ठीक है, 1952 में उन्होंने दे दिया, गोवा भी हमारे को दे दिया, भारत को दे दिया, और दमनदीप भी दे दिया, पौंडीचेरी ले लिया गया फ्रांस से, तो ये सारा हमारे अंदर में आ गया, तो उनको यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में रख दी गई। आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं, गोवा दमनदीप पौंडीचेरी जो है 1962 तक भारत के हिस्से में नहीं था। इस पर किनका कंट्रोल चलता था, तो पुर्तगाल, और पौंडीचेरी पर किसका था, फ्रांस का। आप ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाल गोवा को कब जीता था, याद है, 1510 ईस्वी में जीता था। याद रखिएगा, ये हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है। चलिए ये देख ले, ये हो गया। 1963 में नागालैंड, आप ऐसे ध्यान रखते कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला राज्य अगर कोई बना तो एन से नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला राज्य कौन गठन किया गया, 1963 में नागालैंड, 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, 1960 में मुंबई से काट करके महाराष्ट्र गुजरात, 1961 में दादर नगर हवेली, उसके बाद तुरंत 1962 में गोवा दमनदीप पौंडीचेरी, अभी तो दमनदीप और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। ठीक है, तो एक मतलब 1961 दादर नगर हवेली, 2 62 गोवा दमनदीप पौंडीचेरी। आपको याद ही है, ये तीनों जो बाहरी देश थे, जो बाहरी राज्यों के देशों के कंट्रोल में थे, उसे 1962 में ले लिया गया। 1963 में प्रथम जो नॉर्थ ईस्ट में राज्य है उसमें सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद 1966 में हरियाणा चंडीगढ़, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसको राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और क्या, मेघालय को राज्य बनाया गया। ठीक है, 1975 में आसाम को राज्य बनाया गया। इससे पहले 1974 में आसाम सह राज्य था। क्या था, सह राज्य। 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत उनको उसको सह राज्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि आसाम जो था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सह राज्य के अस्तित्व में आया। पहला दे देगा 36वां, 35वां, 24वां, और ये भी पूछता है कि कब आया, तो ये 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सह राज्य का अस्तित्व में आया और 1974 में। ठीक है ना, ये कब आया, 1974 में 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सह राज्य, और उसके बाद अगले ही साल तुरंत 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। गोवा देखिए यहाँ पे गोवा जो है यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी। 1987 में गोवा को राज्य बना दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि गोवा राज्य के रूप में कब बनाया गया, तो 1987 में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दे देगा, बोलेगा कि क्रोनोलॉजी में आप सजाइए कि कब कौन राज्य बना, तो आपको याद रखना होगा 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा। आसाम 1975 में, फिर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तो पता ही होगा, झारखंड का हुआ है निर्माण 15 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट तेलंगाना, ये कहाँ से टूट करके, तो आंध्र प्रदेश से टूट करके इसका गठन किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और तथ्य देखते बार आप का 2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। ठीक है ना, और थोड़ा रिवीजन करिए, किताब पढ़िए,
क्योंकि आफ्टर ऑल किताब का कोई उपाय नहीं है, किताब पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं आगे 69वां संविधान संशोधन जो 1992 था, उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ये दर्जा दे दिया गया। और एक लेटेस्ट अभी आया है 2015 में 100वां संविधान संशोधन, काफ़ी चर्चा में था। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि भारत के कुछ इलाकों को बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश के कुछ इलाके को भारत को दे दिया गया। तो भारत जो है 11 विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंप दिया और बांग्लादेश का 51 जो अंतः क्षेत्र थे वो भारत को दे दिए गए। कि भारत के साथ सबसे बड़ा विदेशी कौन सा देश है जिसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वह है बांग्लादेश। कितना है? 4996। तो आई होप आप ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से राज्य का गठन हुआ, किस तरीके से हमारा देशी रियासत मिला। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।